Chapter 2 Microorganisms, Friend or Foe. This is the third and the last video of this chapter. In the previous video, we have studied about some friendly microorganisms, some harmful microorganisms, and also about human diseases. In this video, we will study about disease-causing microorganisms in plants and animals, and food preservation, and also about nitrogen fixation. Let's start with disease-causing microorganisms in animals. कुछ ऑर्गेनिजम्स सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स में नहीं बल्कि एनिमल्स में भी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय अ बैक्टीरियम. कौन सा माइक्रोब करता है इसको? बैक्टीरिया. और ये ह्यूमंस या फिर कैटल में हो सकती है. Anthrax disease. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. Disease causing microorganisms in plants. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The diseases reduce the yield of crops. They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन एक्सेट्रा में भी डिजीजेस कॉज कर देते हैं. अब इन डिजीजेस की वजह से क्या होता है कि उनका जो प्रोडक्शन होता है, जो क्रॉप्स की यील्ड होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. पर इन माइक्रोब्स को कंट्रोल किया जा सकता है कुछ केमिकल्स यूज़ करके. केमिकल्स सच एज इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो कि फील्ड में स्प्रे किए जाते हैं ताकि ये माइक्रोब्स की ग्रोथ वहाँ पर कम हो जाए और वो इनको प्लांट्स को हार्म नहीं करें. फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि हमने कैरियर ऑर्गेनिजम्स के केस में पढ़ा था कि हाउस फ्लाइज गार्बेज और एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठ के उनको फिर वो अनकवर्ड फूड पर बैठती हैं जिससे कि फूड कंटेमिनेट हो जाता है. फूड कंटेमिनेट होने के बाद डिजीजेस कॉज कर सकता है. प्रॉबेबली वन ऑफ द डिजीज इज फूड पॉइजनिंग. Some microorganisms make the food poisonous, causing serious illness and even death. It is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. अब फूड प्रिजर्व कैसे करेंगे? फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स होते हैं. फूड प्रिजर्वेशन, हम कुक्ड फूड घर पर कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? आपको पता है कि मॉइस्ट कंडीशंस में ब्रेड पर फंगस लग जाती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाना ख़राब कर देते हैं और जो खाना स्पॉइल्ड हो जाता है उसमें स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है. इसीलिए वी नीड टू प्रिजर्व फूड फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. सम कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स आर: फर्स्ट, chemical method. Salt and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called as preservatives. हम अचार के अंदर सॉल्ट डालते हैं ताकि उसमें माइक्रोब्स नहीं पड़े. सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स टू. इनको स्क्वैशेस और जैम में डाला जाता है ताकि उनकी स्पॉइलेज ना हो. सोडियम बेंजोइड एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को जैम और स्क्वैशेस में डाला जाता है ताकि वो स्पॉइल नहीं हो. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट मीट और फिश को प्रिजर्व करता है. मीट और फिश को ड्राई सॉल्ट में कवर किया जाता है ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो. सॉल्ट आंवला को और कच्चे आम को भी प्रिजर्व करता है, इसलिए बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव है. अब प्रिजर्वेशन बाय शुगर. शुगर भी एक बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव है. जेलीज, स्क्वैशेस और जैम को प्रिजर्व करने के लिए शुगर को यूज़ करते हैं. शुगर क्या करता है कि उनका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है
उसको कम कर देता है, और उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होने की वजह से क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, जो कि एक माइक्रोब है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। आपने देखा होगा कि पिकल्स को यानी कि अचार को ज़्यादातर ऑयल्स में कवर्ड करके रखते हैं, क्योंकि ऐसे मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता और सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए ऑयल एक बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव है। विनेगर और ऑयल से वेजिटेबल्स, फिश, मीट को भी प्रिजर्व किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। डेली बेसिस का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने रोज़ अपने घरों में देखा होगा कि दूध को स्टोर करने से पहले, फ्रिज में रखने से पहले गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होता है कि उसके अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो अपने आप ही मर जाते हैं हीट की वजह से। सिमिलरली हम खाना फ्रिज में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि फ्रिज में बहुत ठंडा होता है, यानी कि लो टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है। मिल्क को हम हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 सेकंड तक, फिर सडनली उसको चिल कर देते हैं और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि इससे उसके अंदर जितनी भी माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। ये प्रोसेस लुईस पास्चर ने डिस्कवर करी थी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चराइजेशन। And the last preservative method is storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed and airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी सील्ड पैकेट्स में बेचे जाते हैं ताकि उस पर माइक्रोब्स नहीं अटैक करें। ऐसे बाहर जो ऐसे फ्रूट्स रखे रहते हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में पढ़ा था क्लास 6th और 7th में कि ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जैसे कि बीन्स और पीज। इनमें क्या होता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होती हैं, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। कभी कभी बिजली कड़कती है, उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हो जाता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि सेम रहती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होने से या नहीं होने से एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन की परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करेंगे, और थोड़ी सी लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन वो फिक्स हो जाएगी। फिर जो बैक्टीरिया होगा वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देगा। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स अब सॉइल में आ गए, सॉइल से वो प्लांट्स ने ले लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। फिर उन प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया तो वही सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एनिमल्स में चले गए प्रोटीन्स के फॉर्म में या दूसरे कंपाउंड्स के फॉर्म में। फिर एनिमल ने एक्सक्रीशन किया, ठीक है, या फिर डेड एनिमल्स से भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स होंगे, वो सारे वापस से सॉइल में चले जाएंगे। अब वो वापस सॉइल में चले गए तो बैक्टीरिया ने उनको वापस गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट होकर वो फिर से एटमॉस्फेयर में चले गए। इसीलिए एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसकी परसेंटेज हमेशा सेम रहती है, क्योंकि ये प्रोसेस हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। Our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as parts of protein, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स और एनिमल्स इसी फॉर्म में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं
जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, जो कि यूजेबल हो जाते हैं। एक बार ये नाइट्रोजन यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गई, अब प्लांट्स इनको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? थ्रू देयर रूट सिस्टम फ्रॉम द सॉइल। सॉइल्स में जो उसकी रूट्स प्रेजेंट होती है ना, ट्रीज की या प्लांट्स की, तो रूट्स में वो चले जाते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। प्लांट्स में नाइट्रोजन प्रोटीन और दूसरे एलिमेंट्स सिंथेसाइज करता है, और फिर जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं वो प्रोटीन्स और दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स उनमें भी चले जाते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percent of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं तो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया और फंगाई प्रेजेंट होते हैं, जो उनके डेड मैटर में से नाइट्रोजनस वेस्ट फिर से यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कंपाउंड्स फिर से प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, और जो बची हुई नाइट्रोजन होती है वो फिर से वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इससे होता यह है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन परसेंटेज जितनी होती है एटमॉस्फेयर में, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि सेम रहती है। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन ना कम होती है ना ज़्यादा, हमेशा कांस्टेंट रहती है। विद दिस वी आर डन विद चैप्टर 2। थैंक यू।